विनाशकारी परमाणु विस्फोट। ये एक बहुत ही भयंकर घटना रही होगी। रहस्यमयी पिरामिड्स। जाहिर है कि वहाँ ऐसे अजीब स्ट्रक्चर्स हैं। और ये सबूत कि अरबों साल पहले वहाँ जीवन था। और ऐसी चीजों के अलग अलग फिजिकल शेप्स मिले जो यहाँ धरती पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते लगे। पूरे मानव इतिहास में मंगल ग्रह ने हमारी कल्पना को उड़ान दी है, लेकिन क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका रंग सुर्ख लाल है और रात को आसमान में ये अलग दिखाई देता है, या इसका दूसरी दुनिया से और भी गहरा संबंध हो सकता है? नासा को पता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन किसी वजह से वो इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं लाना चाहते। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रेड प्लैनेट ऑफ मार्स से आते हैं? केप कैनावरल, फ्लोरिडा, 20 अगस्त 1975। इग्निशन लिफ्ट ऑफ शुरू हुआ। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च किया जो वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट को ले जा रहा है। वाइकिंग को रात को आकाश में सबसे अलग दिखाई देने वाले मंगल ग्रह पर जाने के लिए 675 मिलियन किलोमीटर का सफर करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 11 महीने में एक बेनाम यान मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा और वहां जीवन होने के सबूत ढूंढेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है क्योंकि वहां बहुत बुरी तरह से तापमान बदलते हैं और वहां सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। तो नासा वहां जाने के लिए $1 अरब क्यों खर्च कर रहा है? रात को आसमान बड़ा शानदार नजर आता है। नंगी आंखों से भी आप रेड प्लेनेट को अपने खास रंग में देख सकते हैं। आखिरकार चंद्रमा के बाद ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको वहां दिखाई देती है। तो ये आकर्षण और आस्था का एक खास ऑब्जेक्ट रहा है, क्योंकि रिलीजियस सिस्टम्स अक्सर ग्रहों और सितारों से और आकाश से जुड़े होते हैं और लोग अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ क्या है। क्या वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ है? क्या वहाँ देवता हैं? ये एक लंबे समय से होता है। मार्स पर लाइफ को लेकर हमारा सपना शायद प्राचीन काल में भी था, जब हम खाली आंखों से चीजों को ऑब्जर्व करते थे। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे अलग दिखाई देता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से ये पृथ्वी के सबसे करीब है। वीनस साइज और ग्रेविटी में बहुत हद तक पृथ्वी जैसा होने के बावजूद वो सोलर सिस्टम की एक बहुत ही बुरी जगह है। लेकिन मार्स जो है वो हमारी पहुंच के अंदर है। रात को आकाश में इस लाल आग के गोले को रिकॉर्ड करने वाले सबसे पहले लोगों में प्राचीन इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स थे। 1534 ईसा पूर्व में उन्होंने मंगल ग्रह को इंसानों के लिए बनाए गए ब्रह्मांड के चार्ट सेनमट स्टार मैप पर दिखाया। 250 साल बाद इजिप्शियंस ने मंगल ग्रह को सेटी द फर्स्ट के मजार की सीलिंग पर पेंट किया। लेकिन जहां इजिप्शियंस ने मंगल ग्रह को सम्मान दिया, वहीं दूसरी कई संस्कृतियां उससे डरी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने इस रेड प्लैनेट को मौत, तबाही और युद्ध से जोड़ दिया था। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से इसकी वजह यह थी कि यह प्लैनेट युद्ध के मैदान में फैले खून के रंग की तरह सुर्ख लाल नजर आता है। युद्ध के देवताओं से रेड प्लैनेट का नाता बहुत पुराना है। प्राचीन बेबीलोन में मार्स का नाम नर्गल के नाम पर रखा गया था, जो आग, मौत और तबाही के देवता थे, यानी कुल मिलाकर युद्ध के देवता।
ग्रीक्स ने मार्स का नाम एरीज के नाम पर रखा, जो उनके युद्ध के देवता हैं। रोमन्स इसे मार्स कहते हैं, जो उनके युद्ध के देवता। रोम में वॉरियर कल्चर था, इसलिए ये सारे लड़ाकू लोग रेड प्लेनेट से जुड़े थे। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी जिन्होंने दुनिया जीती। इन्हें बहुत कामयाबी मिली थी और प्लेनेट मार्स से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। 42 ईसा पूर्व में अगस्टस की रोमन सेना ने मार्कस ब्रूटस के खिलाफ फिलिपी का युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि अगस्टस अपने अडॉप्टेड फादर जूलियस सीजर की हत्या का बदला लेना चाहता था। अगस्टस ने युद्ध के देवता मार्स के लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर वो इस युद्ध में जीत जाता है तो वो उसका एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाएगा। वो युद्ध जीत गया और सीजर अगस्टस बन गया। वो रोम के महान सम्राटों में से एक था और उसने मार्स का मंदिर बनवाया। जब भी रोम युद्ध की घोषणा करता था तो उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते थे। इसे मार्स द एवेंजर का मंदिर कहा जाता, जिसे हम आजकल गेट्स ऑफ वॉर कहते हैं, राइट। और मार्स के मंदिर के दरवाजों का खुलना या बंद होना इस बात पर डिपेंड करता था कि युद्ध हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इंडिया से रोम तक सारे प्राचीन समाजों में मार्स के लिए आस्था थी और मार्स के साथ बड़ी करीबी थी। वो उनके देवताओं में बहुत इंपॉर्टेंट था और लोग यही सोचते थे कि उस रेड प्लेनेट से उनका कोई न कोई संबंध बना रहे। लेकिन जिस वक्त कई प्राचीन समाजों को लगता था कि मंगल ग्रह के साथ उनका एक रिश्ता है, वहीं ज्यादातर लोगों को ये पृथ्वी के जैसा प्लैनेट नहीं लगा। उनका मानना था कि सूर्य की तरह प्लैनेट्स पर भी कोई नहीं रह सकता। वो उन्हें घूमते हुए सितारे समझ रहे थे। असल में ग्रीक में वर्ड प्लैनेट का जैसा लगा, डेथ वैली जैसा। हम सब सोच रहे थे कि हमें कोई माइनर अपने गड्ढे से निकलकर आसपास के किसी टीले पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों को पता था कि मंगल ग्रह पर जीवन के ठोस संकेत ढूंढना एक लंबा काम है। लेकिन जब वाइकिंग लैंडर ने माइक्रोबियल लाइफ का पता लगाने के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी के 4 टेस्ट किए, तो बड़े हैरत अंगेज और कंट्रोवर्शियल नतीजे सामने आए। वाइकिंग के किए गए एक टेस्ट को डॉक्टर गिल लेवैन ने डिजाइन किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी या मेरी या किसी भी और चीज की तरह ही सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमने मिट्टी का छोटा सा सैंपल, मतलब चुटकी भर मिट्टी लेकर एक छोटे से कंटेनर में डाल दिया। उसे 7 दिन तक लगातार मॉनिटर किया, ये देखने के लिए कि ट्यूब में कोई बबल्स बनते हैं या नहीं। हैरत की बात यह है कि नासा के अप्रूव किए गए क्राइटेरिया के हिसाब से टेस्ट्स लाइफ को लेकर पॉजिटिव आए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट का रिजल्ट, जिसमें मंगल ग्रह की सतह पर ऑर्गेनिक मैटर ढूंढा जा रहा था, वो नेगेटिव था। लेकिन डॉक्टर लेवेन का कहना है कि दूसरा टेस्ट उनके एक्सपेरिमेंट जितना सेंसिटिव नहीं था। जीवन के संकेत ढूंढने के लिए मंगल ग्रह की चुटकी भर मिट्टी में 30 लाख बैक्टीरिया होने चाहिए थे, जबकि डॉक्टर लेवेन के टेस्ट में सिर्फ 30 बैक्टीरिया की जरूरत थी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स की सेंसिटिविटी में बहुत फर्क था और मैंने उसी वक्त कहा था कि वो दोनों सही हो सकते हैं। हमने लाइफ डिटेक्ट की है, लेकिन हो सकता है कि पर यूनिट मिट्टी में उतने बैक्टीरिया ना हो कि ऑर्गेनिक एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट उन्हें ढूंढ पाए। लेकिन नासा बहुत कॉशियस था और उन्होंने कह दिया कि कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है और सबने मान लिया कि वहां कोई लाइफ नहीं है। डॉक्टर लेवेन करीब 40 साल तक इस बात पर नासा से लड़ते रहे कि वाइकिंग को मंगल ग्रह पर जीवन होने के सबूत मिले हैं। अगर वो अपने टेस्ट रिजल्ट्स को लेकर सही थे, तो ये पहला सबूत था जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने माना है कि हमारी दुनिया के बाहर भी जीवन है। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है कि रेड प्लैनेट को लेकर उससे भी बड़ी चीज यहां पृथ्वी पर मिली है, रहस्यमयी अवशेष, जो शायद ये बताते हैं कि लोग पृथ्वी पर आए थे, वो भी मंगल ग्रह से। टेओटिहुकान, मेक्सिको। 2003 में इस प्राचीन शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को एक हैरत अंगेज चीज मिली। एक पुरानी अज्ञात सुरंग
फेदर्ड सर्पेंट या पंख वाले सांप के मंदिर के 45 फुट नीचे, जो इस कॉन्टिनेंट के सबसे पवित्र पिरामिड्स में से एक है। जमीन के अंदर जाकर वैज्ञानिकों ने मलबे से भरी उस सुरंग को एक इंफ्रारेड स्कैनर वाले रोबोटिक प्रोब के जरिए सही तरीके से खंगाला। करीब 250 फुट के बाद उन्हें साइड में एक गुफा मिली। टनल के एकदम आखिर में, टनल के टर्मिनस में पीले से रंग के मेटल जैसे ऑर्ब्स भरे पड़े थे। जाहिर है वो कलर्ड क्ले थी। वो गोले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थे। मैंने ऐसी चीज कभी भी किसी आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखी है। अंदर से वो मिट्टी के थे और ऊपर से उन पर गोल्ड फ्लेक्स जैसी कोई कोटिंग थी, तो वो सुनहरे गोलों की तरह लग रहे थे। उन सोने के गोलों के पीछे क्या मकसद था ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस गुफा में वो मिले थे वो एक पवित्र विधि की जगह थी। मिट्टी के गोलों की तरह दीवारें भी गोल्ड फ्लेक्स से भरी हुई थीं। अगर गुफा को किसी सेरेमनी में मशालों से रोशन किया जाता होगा तो वो रोशनी के हजारों छोटे छोटे बिंदुओं से झिलमिला जाती होगी, ब्रह्मांड की तरह। ये पीले रंग के खूबसूरत गोले बताते हैं कि कोई प्लैनेट्स को दर्शा रहा था या ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। हमें पता है कि मायन कैलेंडर में हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पैरामीटर्स को देखते हुए बहुत ज्यादा सुधार किए गए हैं, खासकर इनर प्लैनेट्स के लिए। मायन कैलेंडर से रेड प्लैनेट का संबंध द ड्रेसडन कोडेक्स में दिखाया गया है। मायन अतीत की इस दुर्लभ किताब में एक कैलेंडर है जो पूरे आसमान में मंगल ग्रह के मूवमेंट्स को दिखाता है। ड्रेसडन कोडेक्स बची हुई उन 4 किताबों में से एक है जो माया ने लिखी थी। कई मायनों में ये एस्ट्रोनॉमिकल पंचांग है। इस किताब में कई अलग अलग सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है प्लैनेट मार्स। उस किताब के आखिर में एक पंचांग है जिसमें 78 दिनों के 10 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो 780 दिनों के बराबर है, जो कि मार्स का सिनोडिक पीरियड है। यानी कि ये वो टाइम है जिसमें इंसान के नजरिए से मार्स घूमकर होराइजन पर वापस उसी जगह पर आ जाता है। विद्वानों का मानना है कि ड्रेसडन कोडेक्स में बताई गई माया एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह की एक अहम भूमिका रही है। उस पंचांग के ऊपर एक स्काई बैंड बना है जो एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, जिन्हें हम तस्वीरों की भाषा में समझ सकते हैं। और उस पर एक इंटरेस्टिंग ड्रैगन जैसा जानवर लटका हुआ है। इस ड्रैगन जैसे जानवर को फेस ऑफ मार्स समझा जाता है। माया एस्ट्रोनॉमी में मंगल ग्रह को इतनी अच्छी तरह से क्यों दिखाया गया है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि इसका जवाब शायद पंख वाले सर्प देवता की कहानी के साथ जुड़े एक छोटे से मिथ में मिल जाए, जिनका मंदिर उस गुप्त सुरंग के ऊपर बना है जहां सुनहरे गोले हैं। मायन ट्रेडिशन में उनके महान देवता, जिन्हें अक्सर पंख वाले सांप की तरह दिखाया गया है, उनके बारे में कहा जाता था कि गॉड ऑफ मार्स को उन्हीं ने मारा था, उनकी खाल उतार दी थी। ये एक भयानक रिचुअल है जो उस कल्चर में दूसरे तरीकों से वाकई किया जाता था, लेकिन उस तरह से किसी को मारने का मतलब था दुश्मन की ताकत को एब्जॉर्ब करना। पर उनके देवता का नाम एक धूमकेतु से भी जुड़ा है। कुछ खास ड्राइंग्स हैं जिनमें धूमकेतु दिखाए गए हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उनके पीछे से पंख निकल रहे हैं। और कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि पंख वाले उड़ते हुए सांप और इन धूमकेतुओं के बीच में एक कनेक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है कि मायन के पंखों वाले सांप की कहानी कोई असली घटना बताती हो, जैसे कि एक धूमकेतु ने भयंकर तरीके से टकराकर मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को खत्म कर दिया हो? कई दशकों तक रेड प्लैनेट का अध्ययन करने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत पहले मंगल ग्रह पर ऐसा कुछ हुआ हो।
अगर आप मार्स के लैंडस्केप को देखें तो उसमें पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा गड्ढे नजर आएंगे। मार्स एस्ट्रॉयड बेल्ट के बगल में है और असल में कुछ मायनों में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के इनर एज को बरकरार रखता है। इसलिए छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स मार्स से लगातार टकराते रहते हैं, जितने पृथ्वी से नहीं टकराते हैं। खतरा हमेशा बना रहता है और ये हमने यहाँ पृथ्वी पर देखा है कि बड़े बड़े तारे या धूमकेतु प्लैनेट से टकराते हैं और उन्हें इकोलॉजिकली जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड, जो सब कुछ खत्म कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता। और मार्स पर ऐसा हो सकता था क्योंकि इसके पास कोई बड़ा चंद्रमा नहीं है जो कि प्लैनेट की ढाल बनकर उसकी तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड्स की दिशा बदल दे। अपनी किताब लाइफ एंड डेथ ऑन मार्स में फिजिसिस्ट जॉन ब्रैंडनबर्ग ने मंगल ग्रह के लियो इलाके में हुए एक गड्ढे के बारे में बताया है। ये इलाका डायमीटर में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। उनका मानना है कि इस धूमकेतु के टकराने से मंगल ग्रह के प्लैनेटरी सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें 2 रिंग्स बने हैं। ये सिर्फ उस प्लेनेट पर हो सकते हैं जहां पृथ्वी के मुकाबले आधी सनलाइट आती हो। ये गड्ढा उसके 1/4 सरफेस एरिया में है, इसलिए इससे प्लेनेट का क्लाइमेट बुरी तरह से बदल गया होगा। हो सकता है कि ये बहुत ड्रामेटिक इवेंट रहा हो, जिसमें उस वक्त के कुछ बचे हुए हिस्से जब सोलर सिस्टम बना था, कुछ बड़े सितारे इसके पास से गुजरे हों जिनका मार्स से हल्का फुल्का हुआ और उससे बहुत सारा एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। अब मार्स के साथ जो भी गड़बड़ हुई उसे ज्यादातर लोग इसी तरह से देखते हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर खत्म होने से पहले वहां जीवन था, तो क्या रेड प्लैनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ और यहाँ तक कि सिविलाइजेशन हो सकती थी और पनप सकती थी? और अगर ऐसा है तो प्रलय के बाद वहां रहने वाले लोग कहां गए? कुछ लोगों का कहना है इन सवालों के जवाब पृथ्वी की पहली सिविलाइजेशन के पैदा होने की कहानी में मिल सकते हैं। मोजुल, इराक, 1849। बिब्लिकल सिटी निनेवा की खुदाई के वक्त मशहूर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड की एक टीम को एशुरबानिपाल की प्राचीन असीरियन लाइब्रेरी मिली। लेयर्ड को उस लाइब्रेरी से अनमोल अवशेषों के साथ क्यूनेइफॉर्म टैबलेट्स की एक सीरीज मिली जिसे एन्यूमा एलिश कहते हैं। इसे द 7 टैबलेट्स ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। टैबलेट्स असल में कॉलमनर स्टाइल में टेक्स्ट हैं जो 8 से 10 इंच से ज्यादा लंबे और 6 से 7 इंच से ज्यादा चौड़े नहीं हैं। वो मिट्टी के बने हैं और जब मिट्टी जम रही थी तब हमारे माहिर लिखने वालों ने उस पर स्टाइलस से कुरेद कर इस दुनिया में हमारे एग्जिस्टेंस की कहानियां लिख डाली। 7 टैबलेट्स ऑफ क्रिएशन देवताओं के एक ग्रुप की कहानी बताते हैं जिन्हें अनुनाकी कहा जाता है, जो मानव जाति को जन्म देने के लिए स्वर्ग से आए थे। लेकिन कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि उनके ओरिजिनल ट्रांसलेशंस गलत थे, जो 19वीं शताब्दी में उस वक्त के कुछ बेहतरीन स्कॉलर्स ने किए थे। ब्रिलियंट प्रोफेसर्स को स्पेस ट्रैवल का कोई आइडिया ही नहीं था। वो दूसरी दुनिया के लोगों की बात ही नहीं करते थे, इसलिए उन सब ने बिना किसी एक्सेप्शन के ये मानकर ट्रांसलेशंस किए कि उन कहानियों का संबंध ईश्वर से है। पुराने टेक्स्ट में जैसे कि हमारे पास स्वर्ग जैसे शब्द हैं, तो जहां ये लिखा है कि अब्राहम को स्वर्ग में ले जाया गया और वापस धरती पर लाया गया, वहां पर हमें स्वर्ग शब्द को अंतरिक्ष में बदल देना चाहिए जिससे कि उसका मतलब निकले। जिसे लोग इस ओरिजिन मिथ का और भी सटीक अनुवाद मानते हैं, उसके हिसाब से प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि टैबलेट्स अनुनाकी की कहानी बताते हैं कि वो मंगल ग्रह और पृथ्वी को बसाने के लिए अंतरिक्ष से आए थे। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से सुमेरियंस के पास मार्स को लेकर कई कहानियां थीं, जिनमें से एक है कि अनुनाकी ने पृथ्वी पर आने के लिए मार्स को एक सप्लाई बेस की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद अनुनाकी ने दूसरी दुनिया के गॉड किंग्स की तरह धरती पर राज किया। उस वक्त इंसानों ने हमारी दुनिया में कई सिविलाइजेशंस बनाना शुरू कर दिया और आखिर में अनुनाकी वापस अपने प्लैनेट पर चले गए, या फिर नहीं गए।
क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पैदा होने की प्राचीन कहानियों में अनुनाकी देवता असल में दूसरी दुनिया के लोग थे और उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिनके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो उन्होंने मंगल ग्रह पर देखे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो पृथ्वी पर आए थे? हमें क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में ऐसे कई रेफरेंसेस मिलते हैं जो अनुनाकी के रिकॉर्ड्स बताए जाते हैं और जो कि असल में मार्स पर बने हैं। और वो कोई बेजान खाली पथरीली दुनिया नहीं है जहां कुछ भी ना हो, बल्कि वहां लाइफ है। लेकिन सुमेरियन और बेबीलोनियन के जंग की कहानियों के मॉडर्न ट्रांसलेशन के हिसाब से मंगल ग्रह पर एक प्रलयकारी घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जो प्राचीन मेसो अमेरिकन कहानियों से बहुत मिलती जुलती है, जिसमें बताया गया है कि पंखों वाले सांप ने रेड प्लैनेट की खाल उतार दी थी। जब अनुनाकी मार्स को पृथ्वी के लिए एक सप्लाई बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे तो कहीं न कहीं एक तबाही हुई थी। कोई सितारा या धूमकेतु मार्स से टकराया था। उसने मार्स के एटमॉस्फेयर को खत्म कर दिया और उसके बाद अनुनाकी कभी भी मार्स पर रहकर उसे एक स्पेस बेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। और इसलिए जब हम मार्स पर और ज्यादा तलाश करते हैं तो शायद हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स, पिरामिड्स, जिगरॉट्स, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलें जो असल में अनुनाकी की और उस जमाने की बची खुची चीजें हों जब वो उस प्लैनेट पर रहते थे। कुछ लोगों की राय है कि हो सकता है मार्स पर एक एटमॉस्फेयर रहा हो और वो 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया हो। तो कुछ लोगों की राय ये है कि तबाह होने से पहले वो सिविलाइजेशन वहां से निकलकर धरती पर आ सकती थी। अब इस नजरिए से देखें तो हम वाकई में मार्शियंस हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें इस खोई हुई सिविलाइजेशन के दमदार सबूत मिले हैं। उनका मानना है कि उन्हें शायद मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर सिग्नेचर मिले हैं और एक न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पता चला कि वो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। कोल्ड वॉर जब अपनी चरम सीमा पर था तब हम खुली हवा में बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब्स विस्फोट कर रहे थे और उससे ज़ीनॉन 129 नाम की बहुत सारी गैस पैदा होती है। मार्स पर भी हमें बहुत सारी ज़ीनॉन 129 मिली। हम सिर्फ एक ही प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिसमें ज़ीनॉन 129 निकलती है और वो है परमाणु विस्फोट। तो जाहिर है मार्स पर एक बहुत बड़े परमाणु हथियार या फिर हथियारों से विस्फोट हुआ था। अगर हम सुमेरियन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स को देखें तो उनमें अलग अलग तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कई चीजें देखने को मिलती हैं। और ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि अगर हमें वहाँ एक न्यूक्लियर बॉम्ब मिल सकता है तो एक ऐसी सिविलाइजेशन क्यों नहीं मिल सकती जो हमसे बेहतर हो और जिसने हमारे जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हो। प्लैनेट मार्स के देवताओं के साथ भयंकर युद्ध को लेकर एक सुमेरियन मिथ है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि मिथोलॉजी में ऐसी कई चीजें हैं जिनका विवरण न्यूक्लियर वॉर जैसा नजर आता है। परमाणु विस्फोट के संकेत, प्लैनेट को उजाड़ने वाले धूमकेतु की कहानियां और नासा का एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट, इसमें शायद जीवन पाया गया। क्या ये वाकई मंगल ग्रह पर किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन की निशानियां हो सकती हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सतह के नीचे आज भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स दबे हों? मंगल ग्रह का एरिस वैलीज इलाका 4 जुलाई 1997। नासा का पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट रेड प्लैनेट पर उतरा। वाइकिंग के बाद ये पहला यान था जो मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा था। पाथफाइंडर को पानी की तलाश करनी थी। 1970 के दशक में वाइकिंग मिशंस के बाद से बड़े बड़े वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस प्लैनेट पर शायद कभी पानी से भरे महासागर और कॉम्प्लेक्स लाइफ रही हो। अरबों साल पहले सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास में मार्स शायद कई मायनों में पृथ्वी की तरह दिखता था। वहां ओशियंस बने और एक एटमॉस्फेयर। शायद उस वक्त वहां का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के जैसा ही रहा होगा। ओशियंस में बड़े आराम से जीव पैदा हो सकते हैं। पाथफाइंडर के उतरने के बाद एक दिन सोजोनर ने एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एक हाई पावर्ड कैमरा से
मंगल ग्रह की सतह पर प्राचीन जीवन को ढूंढना शुरू किया। और उन्होंने पाया कि हाँ, कुछ खास जगहों पर मार्स पृथ्वी के हाई डेजर्ट जैसा लगता है, और शायद वहां कुछ ऐसे एरियाज थे जो सूखी हुई नदियों जैसे लगते थे। हो सकता है वहां सतह के नीचे पानी हो। रोवर से जो चीज हमें पता चली वो सबसे इंटरेस्टिंग है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है बहुत पहले कभी मार्स पर पानी हुआ करता हो। अगर वहां मार्स के सरफेस पर लिक्विड वाटर था तो सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ साल या हजारों साल ही नहीं, बल्कि लाखों, करोड़ों, अरबों साल तक हो सकता है उस पानी में कुछ पैदा हो रहा हो, शायद जिंदगी। जब पाथफाइंडर रोवर ने मंगल ग्रह की सतह की तस्वीरें खींची तो उनमें से एक ऐसी चीज की तस्वीर थी जिसने कुछ वैज्ञानिकों को हैरान कर माउंटेन रेंज, जिसका नाम उन्होंने ट्विन पीक्स रखा। अपनी किताब लाइफ एंड डेथ ऑन मार्स में डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग कहते हैं कि चूंकि मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी फटना और किसी चीज का बनना बहुत सीमित स्तर पर होता है, तो सीधा सवाल ये है कि वहाँ पहाड़ कैसे बन गए। ये इंटरेस्टिंग पहाड़ सैकड़ों किलोमीटर के बीच सबसे ऊंची चीज है। मार्स पर ज्यादातर ज्वालामुखी थार्सिस रीजन में ही फटते हैं। वो इससे अंदाजन कितने किलोमीटर दूर होगा? यही कुछ 3200 किलोमीटर के तो आसपास। इस एरिया में ज्वालामुखी या वैसी कोई भी चीज नहीं होती है ना? नहीं। और चूंकि अब हम मार्स के क्लाइमेट के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते हैं जितना 20 साल पहले जानते थे। वहां पर एक ओशन था, जाहिर है कि उसके सरफेस पर बहुत लंबे समय तक पानी रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम मार्स की हर चीज को नई नजर से देखते हैं। तो हमारे पास ये दो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। 320 किलोमीटर के बीच ये पहाड़ सिर्फ सबसे ऊंचे ही नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए भी हैं। और ये मुझे उस चीज की याद दिलाता है जो हमें धरती पर मिली है, यानी कि एक समानता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इजिप्ट की गीजा प्लेटो है और ये कायरो के पास है, जो एक अरबिक नाम है, और ये अल कहीरा से निकला है, जिसका मतलब होता है कैंप ऑफ मार्स, मार्स की इंटरेस्टिंग बात है ना? हाँ। और हमें हाल ही में यह भी पता चला है कि पूरे स्फिंक्स पर एक जमाने में लाल पेंट हुआ करता था। तो इमेजिन करिए कि हम गीजा कॉम्प्लेक्स और स्फिंक्स देख रहे हैं और इरोजन के बीच इन्हें यहाँ पर खड़े हुए लाखों साल बीत चुके हैं। तो जरा सोच के देखिए कि क्या वो इसकी तरह गोल टीले जैसे नहीं दिखेंगे। ये बस एक अंदाजा है। ओके, तो मैंने यहाँ देखा कि क्योंकि ये गीजा प्लेटो है इसलिए यहाँ ये स्पिंक्स हैं। तो क्या इसी तरह की कोई चीज मिली है मार्स प्लैनेट पर, खासकर ट्विन पीक्स के आसपास? हाँ, उसके पास एक अजीब सी चीज है और उसे हम स्पेस से और तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इसे देखिए, कितना मिलता जुलता है। पृथ्वी पर यहाँ ये स्फिंक्स है और यहाँ पर ये पिरामिड, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, और वहाँ ये चीज जो टीले जैसी लगती है। हो सकता है कि ये डिग्रेडेड आर्कियोलॉजी हो। हमें अब मार्स की हर चीज को एक नई नजर से देखना चाहिए। असल में जब स्फिंक्स नए जमाने में पहली बार मिला था तो वो गर्दन तक मलबे में गड़ा हुआ था और उसे खोद कर निकालना पड़ा था। यानी कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अंदर गड़ा हो। क्या ट्विन पीक्स इस बात का सबूत हो सकते हैं कि एक प्राचीन सभ्यता कभी मंगल ग्रह पर रही हो? एक ऐसी सभ्यता जिसके ढांचे पृथ्वी पर मौजूद ढांचों की तरह लगते हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि हाँ, और इस चौंका देने वाले नतीजे के सबूत 4 दशकों से जमा होते आ रहे हैं। 1976 में जब वाइकिंग ऑर्बिटर्स ने ओरिजिनली मार्स की सतह की तस्वीरें लेना शुरू किया तो उन्होंने साइडोनिया के मैदान पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों की तस्वीरें ली। 25 जुलाई 1976 को उन्होंने एक ऐसी चीज की तस्वीर ली जो सारी दुनिया को एक इंसानी चेहरे जैसी लगी। लेकिन जब नासा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टोबी ओवन ने फ्रेम नंबर 35A72 पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और कहा कि हे ये देखो, तो पूरी चीज ही खत्म हो गई। असल में नासा ने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें ओवन और जेरार्ड सॉफिन, जो चीफ वाइकिंग प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, अजीब नहीं लगता कि लाइट और शैडो की ट्रिक्स क्या क्या कर सकती है। हमारे फोटो लेने के बाद वो पूरी चीज एक तरह से गायब ही हो गई।
उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि कुछ घंटों बाद वाइकिंग ऑर्बिटर साइडोनिया के आसपास कहीं नहीं था और अंधेरा हो गया था, तो किसी भी हाल में वो तस्वीर नहीं मिल सकती थी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें न सिर्फ मंगल ग्रह की चट्टान में खुदा हुआ इंसानी चेहरा मिला, बल्कि एक पिरामिड, एक पहाड़, असल में एक पूरा शहर भी मिला जो हजारों साल से रेत और मिट्टी में दबा था। 1980 के दशक के आखिर में एक रिसर्चर को एक ऐसी चीज भी मिली जिससे उसे लगा कि साइडोनिया की चीजों के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं। डिफेंस मैपिंग एजेंसी के एक कार्टोग्राफर और सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट एरल टॉरन ने पिरामिड को देखा और कहा कि यही वो चीज है जिसे उन्होंने रोसेटा स्टोन ऑफ मार्स कहा था। उन्होंने ऐसे कई मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स ढूंढ निकाले जो उस एरिया के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करते थे जो उन्हें आर्टिफिशियल जैसे लगे, जिनमें चेहरा एक ऑब्जेक्ट जिसे क्लिफ कहा गया है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीधी लाइन थी, एक गोल टीला जिसे थोलोस कहा गया जिसमें ऊपर तक जाता हुआ एक रास्ता नजर आता है। वाइकिंग मिशन को 20 साल हो जाने के बाद नासा ने साइडोनिया इलाके की दोबारा तस्वीरें ली। 1998 और फिर 2001 में वो चेहरा अब इंसान जैसा नहीं लगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नासा ने जब और जिस तरह से नई तस्वीरें ली उसकी वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने उसकी साइड फोटो ली जो सुबह ली गई थी। उसकी व्यूइंग ज्योमेट्री और लाइटिंग ज्योमेट्री में ओरिजिनल पिक्चर से बहुत ज्यादा फर्क था। जो सबूत मिले, फेस ऑन मार्स, मार्स के पास्ट क्लाइमेट के सबूत, वहां पहले एक ओशन का होना, इन सब को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत पहले मार्स पर एक सिविलाइजेशन थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत पहले मंगल ग्रह पर एक एलियन सिविलाइजेशन रही हो और उसी ने वो स्ट्रक्चर्स बनाए हों जिनकी तस्वीरें हाल ही में मंगल ग्रह के यानों ने खींची हैं? अगर ऐसा है तो क्या रेड प्लैनेट पर जिंदगी और मौत के बारे में सरकार उससे ज्यादा जानती है जो वो हमें बता रही है? वॉशिंगटन डीसी, 7 अगस्त 1996। नासा ने जब ये अनाउंस किया था कि वाइकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन होने के सबूत नहीं मिले, उसके 30 साल बाद व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक बेहद जरूरी खबर की घोषणा करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। खबर थी कि रेड प्लैनेट पर माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है। साइंटिस्ट्स को कुछ मिला था जिसके बारे में उनका मानना था कि वो मंगल ग्रह की उस चट्टान के बचे खुचे अवशेष हैं जो 12,000 साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। इसे दूसरे वैज्ञानिकों से कंफर्म कराना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इतनी बड़ी किसी चीज का पता लगाया जाना अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम और हमारे लगातार सपोर्ट का एक और सबूत है, वो भी इतने टफ फाइनेंशियल हालात में। इस डिस्कवरी को लेकर सभी बहुत खुश थे। चट्टान के उस टुकड़े के केमिकल कंपोजिशंस को देखते हुए हम ये कह सकते थे कि वो मार्स का है। उस पत्थर के अंदर रिसर्चर्स को अलग अलग केमिकल्स और ऐसी चीजों के अलग अलग फिजिकल शेप्स मिले जो यहाँ धरती पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते लगे। प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद वैज्ञानिक इस बात के पीछे लग गए कि उस चट्टान के टुकड़े में वाकई जीवन के संकेत दिखाई दिए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स की ओरिजिनल टीम गलत भी हो सकती है। इस इमेज को देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन ओपोनेंट्स का कहना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स इतने छोटे हैं कि उनके अंदर डीएनए नहीं मिल सकता और इसीलिए ये फॉसिल नहीं हो सकते। उसके बाद से उतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं जिनमें डीएनए है, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकला। 1970 के दशक के वाइकिंग मिशन से लेकर आज तक इस बात पर विवाद चल रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन मिल सकता है। उसी को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लगता है नासा इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहा है। रेड प्लैनेट पर जीवन मिलने के संकेतों को लेकर स्पेस एजेंसी ने दोबारा कभी गिल 11 टेस्ट करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत हैरानी की बात है कि नासा ने लाइफ डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स को
वापस मंगल पर ले जाने से मना क्यों कर दिया? मेरे एक्सपेरिमेंट से अब तक की सबसे बड़ी चीज पता चली थी कि वहां की मिट्टी में कोई बहुत ही रिएक्टिव चीज है, केमिकल या बायोलॉजिकल, लेकिन हमें वाकई उसका पता लगाना चाहिए। यह बहुत हैरानी की बात है कि नासा ने इसका पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि नासा को पता है कि मंगल पर जीवन है, लेकिन किसी वजह से जो मुझे नहीं पता, वो इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं लाना चाहते। क्या नासा को मंगल ग्रह पर जीवन होने के पुख्ता संकेत मिले हैं जिन्हें वो जानबूझकर लोगों से छुपा रहा हो? अगर ऐसा है तो क्या उसे इस बात के सबूत मिल गए हैं कि रेड प्लैनेट पर कभी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि यह सच है, और सबूत के लिए वो 1960 में नासा की कमीशन की गई एक रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें यह राय दी गई थी कि अगर अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम को कभी दूसरी दुनिया में जीवन होने के सबूत मिलें तो उस खबर का खुलासा कैसे किया जाए। उस ब्रुकिंग्स रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पूरे सोलर सिस्टम में सफर करते हुए ये हो सकता है कि आपको आर्टिफैक्ट्स मिले, आपको ऐसे सबूत मिले कि वीनस, मून या फिर मार्स पर एंशिएंट एलियन रहते थे। और अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसके नतीजे ह्यूमन रेस के लिए भयंकर हो सकते हैं, वो विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने डिसइंटीग्रेट वर्ड यूज किया था। अगर ये कोई ऐसी चीज है जो कुछ वक्त के लिए छुपा कर रखनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों ने ऐसे ही किसी रूम में बैठकर सिगरेट फूंकते हुए ये कह दिया हो कि हम इसे छुपा कर रखेंगे, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि वो इस बात को लेकर बहुत केयरफुल होंगे कि इस खबर को बाहर कैसे लाना चाहिए। क्या यह हो सकता है कि माइक्रोबियल लाइफ ही नहीं बल्कि रेड प्लैनेट पर कभी इंटेलिजेंट लोग भी रहते थे? अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड में कहीं और रहने वाले लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा? अगर मार्स पर लाइफ थी और वो पृथ्वी से अलग अपने आप बनी थी, तो फिर यूनिवर्स में हर जगह लाइफ है। इसका मतलब है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी के जैसे जो अरबों प्लैनेट्स मिले हैं, उनमें से कई प्लैनेट्स पर लाइफ रही होगी। और अगर वहां पनपने वाली लाइफ पृथ्वी की लाइफ से अलग है, तो ये हर तरह से सोचना लाजमी है कि इस तरह का एवोल्यूशन दूसरी अनगिनत धरतियों पर भी हुआ होगा और वहां भी इंटेलिजेंट लाइफ होगी। हम चाहते हैं कि मार्स पर लाइफ हो, हम चाहते हैं कि यहाँ से आगे भी कहीं लाइफ हो, हम चाहते हैं कि दूसरी दुनिया से हमारे अच्छे संबंध हो। हम दूसरी दुनिया पर हमला करना नहीं चाहते, लेकिन हम नहीं चाहते कि यूनिवर्स में हम अकेले रहें। मंगल ग्रह पर जीवन होने के किस्से जो दुनिया भर की संस्कृतियों में पाए जाते हैं, क्या वो सिर्फ माइथोलॉजी है? या बहुत पहले मंगल ग्रह के लोग वाकई पृथ्वी पर आ चुके हैं, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं? अगर ऐसा है तो क्या रेड प्लैनेट पर ऐसे सबूत हो सकते हैं जिनका मिलना अभी बाकी है? शायद आगे आने वाले मंगल ग्रह के मिशन से हमें यह पता चले कि वहां हजारों साल पहले ही एलियंस नहीं रहते थे, बल्कि आज भी रहते हैं।